आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं जीबी पंत अस्पताल के प्रोफेसर डॉक्टर संजय पांडे। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका कोरोना जागरूकता श्रृंखला के एक और एपिसोड में, जिसमें हम बात करते हैं कोरोना और उसकी वैक्सीन से जुड़े विषयों पर। इस समय सभी की चिंता कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर है। ओमिक्रॉन की वजह से पूरे विश्व के लिए संक्रमण की नई संभावनाएं तेज हो रही हैं। भारत में भी इसके मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अब तक देश में ओमिक्रॉन के 1525 मामले सामने आए हैं। वहीं देश में पिछले 24 घंटे में 27,000 से अधिक कोविड रोगियों की पुष्टि हुई है। इसलिए हमें बहुत ही सतर्क और जागरूक रहना है। भारत में चल रहे विश्व के सबसे बड़े कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 145 करोड़ 44 लाख से अधिक वैक्सीन लगाई जा चुकी है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। कल से देश में 15 से 18 वर्ष के बच्चों का टीकाकरण शुरू किया जा रहा है। अगर आपने इसके लिए अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं किया है, तो इसे तुरंत कराएं। आप आधार या स्कूल के पहचान पत्र से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं टीकाकरण के इस संदेश से। श्रोताओं, कोरोना को लेकर आपके तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ गए हैं गोविंद वल्लभ पंत इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च नई दिल्ली के न्यूरोलॉजी विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर संजय पांडे। आप यहां पार्किंसंस डिजीज और मूवमेंट डिसऑर्डर प्रोग्राम के प्रमुख भी हैं। और डॉक्टर संजय से आप हमारे स्टूडियो के जो नंबर हैं 01123421764 पर सवाल पूछ सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews पर #AskAIR पर अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। और इससे पहले कि हम डॉक्टर संजय से बात करें, आपको ये बता दें कि इस समय जो देश में कोविड की स्थिति है, वो उसमें क्या कुछ चल रहा है। अभी तक ओमिक्रॉन से 1525 लोगों में संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। हालांकि इनमें से 560 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। महाराष्ट्र में इसके सबसे ज्यादा 460 मामले और दिल्ली में 351 ओमिक्रॉन के रोगी मिले हैं। 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ओमिक्रॉन संक्रमण का पता चला है। और पिछले 24 घंटे में 25,75,000 कोविड वैक्सीन लगाई गई हैं। और देश में जो कोविड से स्वस्थ होने की दर है वो 98.27% है। और इसके अलावा अगर इस समय हम टेस्टिंग की बात करें तो देश में अब तक 68 करोड़ से अधिक कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। और दोस्तों, कोविड का जो कहर है ये न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में फैल रहा है। हाल ही में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार कोविड महामारी के शुरू होने से अब तक यूरोप में 10 करोड़ से अधिक कोविड रोगियों की पुष्टि हो चुकी है। ये संख्या विश्व के कुल संक्रमण की 1/3 से अधिक है। हालांकि यूरोप में कोविड से होने वाली मौतों में कमी आ रही है और यूरोप महाद्वीप में ओमिक्रॉन का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 7 दिन की अगर हम बात करें तो यूरोप में पिछले 7 दिन में 40,90,000 से अधिक कोविड रोगियों का पता चला है। केवल फ्रांस में ही पिछले सप्ताह 10 लाख से अधिक कोविड रोगियों की पुष्टि हुई है। और अगर हम इसके अलावा यहाँ के यूएस की बात करें तो वहाँ भी कोविड के जो मामले हैं वो बहुत ही तेजी से बढ़ रहे हैं। और पिछले 7 दिनों के अगर हम एवरेज केसेस की बात करें यूएस में तो लगभग 4 लाख मामले सामने आए हैं। और ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है जो कि बताता है कि हमें किस तरीके से पूरे वैश्विक स्तर पर कोविड के मरीजों में बहुत तेजी से इजाफा हो रहा है। इसलिए हमें
जरा सी भी कोताही नहीं बरतनी है। जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसे हमें अपना कर रखना है। और अगर राजधानी की हम बात करें, दिल्ली की बात करें, तो पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना संक्रमण के 3,144 नए मरीजों का पता चला है और इन्हें मिलाकर राष्ट्रीय राजधानी में संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 14,54,121 हो गई है। और ये एक बहुत बड़ा नंबर है। अगर हम देखें तो दिल्ली में बहुत तेजी से केसेस बढ़े और अब जबकि 3,000 से ज्यादा केसेस आए हैं, तो इससे ये पता चलता है दिल्ली में जिस तरह के अलर्ट जारी किया गया है। अगर हम देखें तो तमाम तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं कोविड के संक्रमण को रोकने के लिए। बहुत से राज्यों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है और इसके अलावा इस तरह की जो चीजें हो रही हैं, तो जब तक इसमें लोगों का सहयोग नहीं मिलेगा, लोग आगे आकर खुद से जो हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाएंगे नहीं, कड़ाई से इसका पालन नहीं करेंगे, भीड़-भाड़ से नहीं बचेंगे और बिना वजह ट्रैवल नहीं करेंगे, तो निश्चित तौर पर कोरोना पे हम दोबारा से जो है अगर इसके संक्रमण को अगर हम यहीं रोक देते हैं, इसको ज़्यादा फैलने नहीं देते हैं, तो निश्चित तौर पर हमें तीसरी लहर से जो है वो आज़ादी मिल सकती है। और इस बीच अगर हम देखें तो आज स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ कोविड से निपटने और राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण में प्रगति के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य तैयारियों की समीक्षा की है। ये समीक्षा बैठक कोविड के नए रूप ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों और दूसरा जो कल से एक्टिविटी शुरू होने वाली है 15 से 18 वर्ष के बच्चों की, जिनको हम वैक्सीनेट करने वाले हैं कल से। इसके अलावा अगर हम सीनियर सिटीजन्स की बात करें, उनकी जो एहतियाती खुराक की जो बात हो रही है, तो प्रिकॉशनरी डोज की जो बात कर रही है, उसके मद्देनजर इस बैठक को किया गया। और डॉक्टर मांडविया ने कहा कि दुनिया के कई देशों में कोविड के मामलों में 3 से 4 गुना की वृद्धि देखी जा रही है। ओमिक्रॉन अत्यधिक संक्रामक होने की वजह से इसमें संक्रमण बहुत ज्यादा फैलने का खतरा है, जिससे चिकित्सा प्रणाली पर बहुत ज्यादा दबाव आ सकता है, क्योंकि अगर केसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो उनको रोकना, उन लोगों को चिकित्सा मुहैया कराना संभव नहीं हो पाता है। और अगर हम देखें तो सभी पात्र वयस्कों में अब तक 90% को कोविड टीके की पहली खुराक देने का लक्ष्य हासिल किया है और इसमें कई राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी सराहना की गई है। तो इस बीच डॉक्टर हमारे साथ जुड़ गए हैं, डॉक्टर संजय पांडे। हेलो डॉक्टर साहब, नमस्कार। कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। जी डॉक्टर संजय, सबसे पहले अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। कल से देश में 15 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए टीकाकरण अभियान की शुरुआत की जा रही है और अगर हम देखें तो पेरेंट्स या अभिभावकों को इस वर्ग को लेकर काफी चिंता थी। इसका रजिस्ट्रेशन 1 जनवरी से शुरू हो चुका है। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि इसकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है? इसकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वही है, कोविन ऐप पे जाना है और अपना पास का वैक्सीनेशन सेंटर आप चूज कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट वाइज भी चूज कर सकते हैं, पिन कोड नंबर डाल के भी चूज कर सकते हैं। और सबसे पहले अपने फोन नंबर से रजिस्टर करना होगा। और बच्चों के लिए एक विशेष व्यवस्था की गई है कि वो अपने स्कूल का आई कार्ड भी यूज कर सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम आधार कार्ड या जो भी पासपोर्ट, जो भी उनके पास वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट है, उसमें स्कूल आई कार्ड भी जोड़ा हो गया है। कि ऐसा देखा गया है कई बच्चों के पास आधार कार्ड नहीं है या कोई और डॉक्यूमेंट नहीं है, तो बहुत ही सरल प्रक्रिया है, इसे बड़ी आसानी से किया जा सकता है। जी, और बच्चों को इस समय कौन सी वैक्सीन लगने वाली है? क्या उनके पास कोई ऑप्शंस हैं या सिर्फ एक ही वैक्सीन अवेलेबल है? अभी भारत सरकार ने सिर्फ कोवैक्सीन उपलब्ध कराई है और पूरे देश में यही वैक्सीन लगने वाली है। और कोवैक्सीन चूंकि पहले एडल्ट्स में लग चुकी है और उसके रिपोर्ट्स अच्छे हैं और अब तो WHO अप्रूव्ड भी है, तो इसलिए भारत सरकार ने कोवैक्सीन को अप्रूव किया है फॉर दिस एज ग्रुप 16 to 18। आगे चलकर अगर सरकार कुछ और इसमें मॉडिफिकेशन करती है तो इसके बारे में आपको सूचना दी जाएगी। जी, और डॉक्टर संजय, अगर हम ये जो आयु वर्ग देखते हैं 15 से 18 वर्ष, ज्यादातर बच्चे इसमें 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं कक्षा के छात्र हैं और ये बहुत ही क्रूशियल एज होती है, तो बच्चों के लिए कई बार बाहर भी बच्चों को जाना पड़ता है, तो क्या संदेश देंगे वैक्सीनेशन कराने के लिए? देखिए, संदेश बड़ा क्लियर है कि ये एज ग्रुप ऐसा एज ग्रुप है जो
या तो क्लास 10 में है या 12th में है या किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने वाला है या अभी अभी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाला है। तो सरकार का इसके पीछे उद्देश्य यही था कि सबसे पहले इस ग्रुप को टारगेट करना जरूरी है, क्योंकि अभी परीक्षाएं भी आने वाली हैं और स्कूल बीच में खुले थे फिर बंद हो गए, लेकिन उम्मीद करते हैं कि जैसे ही ये लहर कम होगी तो फिर से स्कूल खुलेंगे। तो मुझे लगता है कि इन चीजों को देखते हुए यह एज ग्रुप काफी इम्पोर्टेंट है, इसको टारगेट करना। डॉक्टर संजय, अगर हम बच्चों को लेकर कोविड की बात करें तो भारत में पहली लहर में 4% बच्चों में संक्रमण हुआ। दूसरी लहर की बात करें तो ये संक्रमण बढ़कर 10% हुआ। अब तीसरी लहर में जबकि बच्चों का वैक्सीनेशन नहीं हुआ है और केसेस जो हैं काफी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में बच्चों को लेकर क्या विशेष सावधानी हमें बरतनी है? देखिए, अगर आप परसेंटेज वाइज आपने कहा फर्स्ट वेव में 4%, सेकेंड वेव में 10%, लेकिन अगर आप सीरो सर्वे के रिजल्ट्स देखें जी, तो उसमें 80-85%, कई जगह तो 90% बच्चों में भी एंटीबॉडी थी। तो संभव है कि कई बच्चे एसिम्टोमेटिक थे और ऐसे पूरे वर्ल्ड में डेटा यही कहता है कि बच्चों में एसिम्टोमेटिक केसेस काफी ज्यादा होते हैं। तो सीरियस सर्वे के रिजल्ट को अगर हम देखें तो बच्चों और एडल्ट के इन्फेक्शन में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं था। हाँ, ये जरूर है कि एडल्ट सिम्टोमेटिक ज्यादा हुए, बच्चे एसिम्टोमेटिक कम हुए। तो ये वजह हो सकता है दोनों में डिफरेंस का। थर्ड वेव की जहां तक बात करें तो अभी तक जो पूरे वर्ल्ड के डेटा आ रहे हैं उसमें तो यही है कि लगता है कि सेम रेशियो ही मेंटेन रहेगा। बीच में एक डेटा आया था यूएस से कि बच्चों में हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ रहा है, लेकिन बाद में क्लैरिफिकेशन आया कि बच्चों में कोविड की वजह से हॉस्पिटलाइजेशन नहीं बढ़ रहा है। जो हॉस्पिटलाइज बच्चे हैं अगर उनकी कोविड टेस्टिंग की गई तो वो पॉजिटिव आए, तो इसलिए थोड़ा सा नंबर ज्यादा दिख रहा था हॉस्पिटलाइज चिल्ड्रन का। तो ओवरऑल जो पैटर्न है, जैसे साउथ अफ्रीका का डेटा ले या यूके का डेटा ले, तो उसमें रेशियो लगता है कि ऑलमोस्ट सेम वही रहने वाला है जो पहले था। जी। और डॉक्टर संजय, अगर हम कोविड की तीसरी लहर को एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव की बात करें, यूरोप में पिछले 7 दिन में 40,90,000 या लगभग 41 लाख केसेस जो हैं वो आए हैं। यूएस में पिछले 7 दिनों में एवरेज लगभग 4 लाख मामले सामने आ रहे हैं। पूरा विश्व इस समय कोविड के एक बड़े संकट से जूझ रहा है, इस थर्ड वेव का सामना करना पड़ रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो बिल्कुल क्लियर है कि जो ओमिक्रॉन का स्ट्रेन है वो काफी इन्फेक्शियस है और काफी कंटेजियस है। आप साउथ अफ्रीका का डेटा भी यही कहता है, यूएस यूके का आपने डेटा बताया वो भी यही कहता है कि ग्राफ बिल्कुल तेजी से ऊपर जाता है। लेकिन इसमें एक रे ऑफ होप ये है कि माइल्ड केसेज ज्यादा हैं और जो इन्फेक्शन लंग तक पहुंचने की संभावना है वो काफी कम है। लेकिन इसको अगर हम उल्टा देखें तो अगर नंबर ऑफ केसेज एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ते हैं तो उनका अगर स्मॉल फ्रैक्शन भी अगर हॉस्पिटलाइज हो या उनकी मोर्टेलिटी हो तो एक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी लोड पड़ सकता है। तो इसलिए हमारी जो प्लानिंग है या हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे हमें उस लिहाज से मजबूत करके रखना होगा कि अगर एकदम से केसेस बढ़ते हैं और अगर उसका छोटा परसेंटेज भी हॉस्पिटलाइज होता है या सिम्टोमेटिक होता है या सीरियस होता है तो उसको हम टैकल कर सकें। जी। और डॉक्टर संजय, अपने श्रोताओं के साथ ये साझा करना चाहेंगे कि हमारे जो स्टूडियो है उसकी जो टेलीफोन लाइन है, दिल्ली का कोड 011-2342-1230, ये श्रोताओं के लिए खुल गई है। 011-2342-1230। आप इस नंबर पे हमारे स्टूडियो में डायरेक्ट फोन कर डॉक्टर संजय से सवाल पूछ सकते हैं। नंबर है 2342-1230। और अगर हम, जैसा कि डॉक्टर संजय आपने बताया कि इसकी जो इन्फेक्टिविटी है इस स्ट्रेन की, ये ज्यादा है नॉर्मल जो डेल्टा या दूसरे स्ट्रेन्स के परिप्रेक्ष्य में। और इसके अब ऐसे में जबकि बहुत तेजी से ये फैल रहा है, लेकिन ऐसा भी देखा जा रहा है कि लोग अभी भी
जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन पूरी तरीके से नहीं कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं इसीलिए आज हमने वैश्विक परिदृश्य की बात की कि लोगों को क्या झेलना पड़ रहा है, क्या कुछ हो रहा है पूरे वर्ल्ड में, नॉट ओनली इन इंडिया। तो अभी हमारे यहाँ स्थिति जो है भारत में कैसी आप देख पा रहे हैं? देखिए, अभी आपने देखा होगा न्यू ईयर के टाइम या क्रिसमस के टाइम में कितनी भीड़ थी जी। और अगर आप देखें तो दिल्ली में प्रतिबंध लगा तो लोग अलग अलग डेस्टिनेशन पे चले गए। और अभी एक वैष्णो देवी में भी एक बड़ी दुखद घटना हुई। तो ये इन सब चीजों को देख के ऐसा लगता है कि लोग बड़े इरिस्पॉन्सिबल हैं और चीजों की सीरियसनेस को नहीं समझ रहे हैं। इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं यही अपील करना चाहूंगा, यही लोगों को बताना चाहूंगा कि कोविड गया नहीं है। कोविड के कई वेरिएंट आए हैं, हो सकता है फ्यूचर में भी कोई वेरिएंट आए। तो अगर हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं मेंटेन करेंगे तो हम मुश्किल में पड़ सकते हैं। तो भीड़ भाड़ वाली जगह से बचें और जो सरकार के दिशा निर्देश है उनका पालन करें। जी बिल्कुल, क्योंकि एक यहाँ पर जैसे कोविड को हमने एक अपने देश में जन आंदोलन, जन भागीदारी से जिसे जन आंदोलन कहते हैं बनते हुए देखा है। और ये वही लोग थे जिन्होंने कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन किया। और आज हम एक ऐसे राष्ट्र के रूप में हैं जिसे पूरी दुनिया देखती है कि एज अ रोल मॉडल देखती है कि इस देश के लोगों ने किस तरीके से, चाहे वो वैक्सीनेशन की बात हो, वैक्सीनेशन को किस तरीके से सपोर्ट किया, तब आज की डेट में हम इतनी बड़ी तादाद में वैक्सीनेशन कर पाए। लोगों का ही सपोर्ट था जिसकी वजह से उन्होंने कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर्स का पालन किया, लॉकडाउन का पालन किया, सरकार के दिशा निर्देशों का पालन किया। इस वजह से हम बचे रहे। तो यहाँ पे आप पब्लिक पार्टिसिपेशन या जन भागीदारी पर क्या कहेंगे? बिल्कुल जरूरी है। कोई भी सरकार का कार्यक्रम अगर पब्लिक पार्टिसिपेशन ना हो तो कामयाब नहीं हो सकता है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि पहले के जो वेव्स आए या पहले की जो लहर आई उसमें लोगों ने काफी जागरूकता का परिचय दिया। और एक संभावना ऐसी हो सकती है कि एक फटिगेबिलिटी वाली बात हो सकती है कि लोग भी थक चुके हैं। लेकिन ये देखना चाहिए कि कोविड ऐसा नहीं है कि यहाँ परमानेंट रहने वाला है। धीरे धीरे कोविड जाएगा और कब जाएगा कोई नहीं बता सकता। लेकिन अगर हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करेंगे तो केसेस को कम कर सकते हैं। और केसेस के साथ अगर हम हॉस्पिटलाइजेशन और सीरियसनेस को कम कर सके तो हम काफी उम्मीद है कि इस पर अच्छे से काबू पा पाएंगे। जी। और डॉक्टर संजय, सरकार ने कहा है कि भारत के कोविड टीकाकरण अभियान के लक्ष्य को, इसके बारे में कुछ मिथ या बस्टर हैं, कुछ ऐसी खबरें हैं जो गुमराह करने वाली हैं। उन्होंने कहा है कि जो भारत का राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान है वो कई विकसित पश्चिमी देशों की तुलना में सबसे मतलब उतना ये सफल नहीं है। जबकि ये जो खबरें अगर हम देखें तो हमारे देश में 19 जनवरी से शुरू हुआ राष्ट्रीय जो टीकाकरण अभियान है, अभी तक पात्र नागरिकों को 90% को पहला टीका और 65% लोगों को दूसरा टीका लगाया जा चुका है। एक बहुत ही अभूतपूर्व कार्यक्रम है ये। और 9 महीने से भी कम समय में 100 करोड़ कोविड टीके लगाए गए हैं। और एक दिन में तो 2 करोड़ 51 लाख कोविड टीके लगाए गए, जो कि अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड हमने बनाया है। अगर इस कंपैरिजन में हम दुनिया के दूसरे देशों की बात करें तो अमेरिका में 73.2% पात्र आबादी को कोविड का पहला टीका लगाया गया है। ब्रिटेन की बात करें वहां 75%, फ्रांस में 78% की बात करेंगे, स्पेन में 84%। तो अगर देखें तो एक जो वैश्विक परिदृश्य है उसके हिसाब से हमारा जो फास्टेस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम हमारे देश में चल रहा है। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इसके बारे में आप हमारे श्रोताओं को बताएं कि किस तरीके से वी आर द फास्टेस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम इन द वर्ल्ड। बिल्कुल सही आपने कहा कि अगर आप देखें जनसंख्या के लिहाज से तो चाइना हमसे जनसंख्या में आगे है। लेकिन नंबर 2 आप सबसे पॉपुलस अगर आप स्टेट कंट्री का है तो नंबर 2 पूरे वर्ल्ड में इंडिया है। और इसको वैक्सीनेट करना बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग टास्क था। लेकिन सरकार का प्रयास और हेल्थ वर्कर्स की भागीदारी और बाकी लोगों का भी कंट्रीब्यूशन,
हेल्थ वर्कर्स का कंट्रीब्यूशन तो था ही, लेकिन बाकी जैसे एडमिनिस्ट्रेशन है या जिला स्तर पर या ग्रामीण स्तर पे कई जगह तो हमने ऐसे फोटोग्राफ देखे कि नाव से पार करके और कठिन परिस्थितियों में जाके वैक्सीनेशन हो रहा है। उसी का परिणाम है कि आपने जो संख्या बताया कि हमने 90% के आसपास फर्स्ट डोज और अराउंड 65% के आसपास सेकंड डोज वैक्सीनेशन कर लिया है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और सरकार ने अब जो बच्चों का वैक्सीनेशन चालू किया है और एक प्रायोरिटी डोज की बात हुई है कि 10 जनवरी से चालू होगा जी। तो हमें लगता है कि हाँ, जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा हम वैक्सीनेशन के लिहाज से ये कह सकते हैं कि वी विल बी नंबर 1 इन द वर्ल्ड। जी, आपने डॉक्टर संजय प्रिकॉशनरी डोज की बात करी। आपसे जानना चाहेंगे कि प्रिकॉशनरी डोज के लिए कौन से लोग एलिजिबल हैं और उनके लिए क्या कंडीशंस हैं? देखिए, प्रिकॉशनरी डोज के लिए 2 कैटेगरी अभी एलिजिबल है। एक जो कि हेल्थ वर्कर्स हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, और दूसरा जो 60 प्लस है और उनको कोई कोमॉर्बिडिटी है, जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज या अंडरलाइंग कोई हार्ट डिजीज है। तो इन 2 कैटेगरी को अभी सरकार ने कहा है कि इन्हें प्रायोरिटी डोज देने की जरूरत है, और ये बिल्कुल सही है। इसका रीजन यही है कि ये सबसे ज्यादा वल्नरेबल है। जैसे फ्रंट लाइन वर्कर्स वल्नरेबल है बिकॉज दे आर एक्सपोज टू द वायरस, और जो 60 प्लस कोमॉर्बिड है दे आर वल्नरेबल। तो इनको पहले टारगेट किया गया है। आगे चलकर सरकार हो सकता है कि बाकी ग्रुप्स को भी टारगेट करे, लेकिन इनको पहली कतार में इसलिए रखा गया है क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरत इन्हीं को है। जी बिल्कुल, तो ये तो बात है प्रिकॉशनरी डोज की, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हमारे जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं उनको प्रिकॉशनरी डोज जो है वो लगाई जाने वाली है, और इसको लेकर पूरी तैयारी है। और इस तरह की अगर हम प्रिकॉशनरी डोज की बात करें तो बाकी बहुत सारे देशों में अगर हम देखें तो वहाँ पे बूस्टर डोज की भी बात हो रही है, और लोगों में इसको लेकर है कि बहुत सारे तो इस कार्यक्रम के बारे में आप क्या कहेंगे? वहाँ पर जैसे अगर हम प्रिकॉशनरी डोज की बात हम करें तो कितने दिनों के बाद आपकी जो लास्ट वैक्सीनेशन हुआ है, जो आपने दोनों डोज ली हैं, उनके बीच में कितना अंतर होना चाहिए? देखिए, अभी एक ICMR का एक बयान आया था कि 9 मंथ्स टू 12 मंथ्स, लेकिन अभी इसके बारे में कोई गाइडलाइंस आए नहीं है, तो उसका इंतजार करना चाहिए। हो सकता है कि इस वीक में जो आने वाला वीक है उसमें सरकार की तरफ से क्लियर गाइडलाइन आएंगे, लेकिन एक एस्टिमेटेड था कि 9 to 12 मंथ्स के बाद जो है उनको दिया जाएगा। और क्या डोज दिया जाएगा, कौन सा वैक्सीन दिया जाएगा, इसके बारे में विस्तृत गाइडलाइन इस हफ्ते सरकार की तरफ से जारी होंगे, तो इसका इंतजार करना चाहिए, और जो भी सरकार के गाइडलाइन आएंगे वो आपको बता दिए जाएंगे। जी, और आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अगर किसी व्यक्ति ने पहले जो वैक्सीन दी है, क्या उसको जो प्रिकॉशनरी डोज होगी उसको वही वैक्सीन देनी होगी, या इसमें भी कुछ चॉइस हो सकती है? इसके बारे में मैंने यही कहा कि अभी विस्तृत गाइडलाइन इस हफ्ते में आने की उम्मीद है, क्योंकि ये वैक्सीनेशन 10 तारीख से होने वाला है। जी। 3 तारीख से बच्चों का वैक्सीनेशन और 10 तारीख से प्रायोरिटी डोज का वैक्सीनेशन, तो हमें उसका इंतजार करना चाहिए और इसके बारे में विस्तृत गाइडलाइन आएगी। जी, डॉक्टर संजय, आपने बच्चों की वैक्सीनेशन की बात करी, तो चूंकि कल पहला दिन है और बहुत सारे बच्चों में तरह तरह की शंकाएं रहती हैं, और बच्चे चूंकि फर्स्ट टाइम जाएंगे तो उन्हें किस तरह की तैयारी करके जाना होगा? खाना पीना खाकर जा सकते हैं, और किस तरह का मतलब वहाँ पे उन्हें किन बातों का ध्यान रखना होगा, इस पर आप बताइए। देखिए, अगर आप मतलब साइंटिफिक वे में देखें तो 18 के से कम बच्चे और 18 के ऊपर एडल्ट हम कहते हैं, लेकिन 16, 17 और 18, 19 में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, जहां तक मैं समझ की बात या समझदारी की बात कहूँ। जी। तो मुझे नहीं लगता कि बच्चों में इसको लेके कोई एंग्जाइटी होगी, क्योंकि ये बच्चे बहुत छोटे बच्चे नहीं हैं, ये थोड़े बड़े बच्चे हैं। लेकिन हाँ,
एक जो भी एंजाइटी पेरेंट्स के मन में है या बच्चों के मन में है कि साइड इफेक्ट को लेके होता है, लेकिन अभी तक आपने देखा 1 साल से वैक्सीनेशन चल रहे हैं, कोई ऐसा मेजर साइड इफेक्ट नहीं हुआ है। हाँ, हल्का बुखार या हल्का दर्द या बहुत ही रेयर केस में हो सकता है कि 1-2 दिन का बुखार हो जाए जिसको भी वैक्सीन लगा है। तो इसके बारे में बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। और आपको 30 मिनट्स के लिए वहाँ ऑब्जर्वेशन में भी रखा जाता है, ये देखने के लिए कि अगर कोई मान लीजिए कि कोई साइड इफेक्ट होता है या कोई एलर्जिक रिएक्शन होता है तो आपको 30 मिनट्स के लिए ऑब्जर्व किया जाता है। हाँ, वैक्सीनेशन के पहले अगर आपकी कोई अंडरलाइंग मेडिकल इलनेस है या कोई और एंजाइटी या कोई और चीजें हैं, उसको आप वैक्सीनेशन सेंटर पे जरूर शेयर करें, उससे आपको समझने में सुविधा मिलेगी। और अगर कोई ऐसी दिक्कत है तो आपकी काउंसलिंग भी की जाएगी। जी, काउंसलिंग भी की जाएगी, बच्चों को इसके बारे में जितने भी डाउट्स हैं वो भी क्लियर किए जाएंगे। अब ये सवाल ये आता है कि जब हम वैक्सीनेशन सेंटर पे पहुंच गए तो चूंकि बच्चे पहली बार जा रहे हैं तो वहां पर उन्हें किस तरह की सावधानी रखनी होगी डॉक्टर संजय? वहाँ कोई सावधानी की जरूरत नहीं। जैसा अभी आपने कहा कि खाना खा के जाना है या नहीं खा के जाना है, बिल्कुल खाना खा के जाना है। लेकिन अगर आपकी कोई पहले से कोई अंडरलाइंग इलनेस है या कोई प्रॉब्लम है, मेडिकल प्रॉब्लम है, तो उसे आप शेयर करें और उससे वैक्सीनेशन प्रोग्राम में मदद मिलती है। और जहां तक एक एलर्जिक रिएक्शन या किसी साइड इफेक्ट की बात है तो 30 मिनट्स का पोस्ट वैक्सीनेशन हम ऑब्जर्वेशन करते हैं। जैसा कि एडल्ट्स के वैक्सीनेशन में भी आपने देखा होगा कि 30 मिनट्स वैक्सीन लगाने के बाद आपको बिठाया जाता है, एक ऑब्जर्वेशन रूम होता है और उसके बाद ही आपको जाने दिया जाता है। वही प्रक्रिया यहाँ भी होगी, तो इसमें मुझे कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं लगती है। जी, और चूंकि बच्चों को लेकर चिंताएं ज्यादा होती हैं, तो अगर किसी को थोड़ा बहुत हल्का फुल्का बुखार आता है तो ऐसे में उन्हें कोई ऐसी दवा आप सजेस्ट करेंगे जो वो ले सकते हैं घर पर? देखिए, अगर वैक्सीनेशन के बाद बुखार आता है तो ये बड़ा ही कॉमन है। तो जैसे पैरासिटामोल की टैबलेट या जो भी हम बुखार में टैबलेट लेते हैं वो डॉक्टर की सलाह से आप ले सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की सलाह से लें। और अगर हल्का बुखार आता है तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। जी बिल्कुल, क्योंकि ये सब डॉक्टर संजय अगर हम देखें तो बड़े तो बहुत समझदार होते हैं और बच्चे उनसे ज्यादा कहीं पे जिस एज ग्रुप की हम बात कर रहे हैं तो ये हमसे भी ज्यादा समझदार हैं। लेकिन दिक्कत तब हो जाती है जब पेरेंट्स जो हैं बहुत ज्यादा पैनिक होने लगते हैं इन चीजों को लेकर, जिसकी वजह से बच्चे भी घबरा जाते हैं। तो आपने ये बहुत अच्छी बात कही कि ये जो एज ग्रुप है यहाँ पे ज्यादातर ऐसे बच्चे हैं जो 9th, 10th, 11th, 12th स्टैंडर्ड्स के हैं और आज की डेट में विभिन्न जो संचार माध्यम है उसके जरिए, सोशल मीडिया के जरिए उन्हें हर बात काफी कुछ अवेयरनेस है और लोगों से ज्यादा, तो ये बहुत जरूरी है। और बहुत सारे तो जैसा कि हमारी बहुत सारे बच्चों से बात हो रही थी तो लोगों के अंदर बहुत उत्साह है, बच्चे बड़े उत्साहित हैं कल के दिन को लेकर। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि बच्चे उत्साहित हैं क्योंकि इसका वेट कर रहे थे कि एडल्ट्स का वैक्सीनेशन हो गया, बच्चों का कब होगा। तो सरकार की जो पहल है उसकी वजह से बच्चों में काफी उत्साह है। जी बिल्कुल, और इसके साथ ही अब हम इस कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं। डॉक्टर संजय, चलते चलते आप आकाशवाणी के श्रोताओं को क्या कहेंगे, स्पेशली बच्चों से क्या कहेंगे एक लाइन में? मैं बच्चों से यही कहूंगा कि आप वैक्सीनेशन कराएं और वैक्सीनेशन से आपका भविष्य सुरक्षित होगा। और मुझे लगता है कि बच्चों का वैक्सीनेशन होने के बाद हम पूरी तरह से सुरक्षित होंगे, हमारी सोसाइटी सुरक्षित होगी, हमारा समाज सुरक्षित होगा। आपका इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। जी धन्यवाद। इसी के साथ मुझे यानी सिद्धार्थ को भी दीजिए अनुमति। नमस्कार। कोविड
19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे जीबी पंत अस्पताल के प्रोफेसर डॉक्टर संजय पांडेय। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। इस कार्यक्रम को फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।